प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर भूगोल। आज हम बीए सेमेस्टर 1 के एक टॉपिक को कवर करेंगे जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं। ये जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का अर्थ है 1960 के दशक में भारत में जो है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हरित क्रांति भारत में कैसे हुई? यह सरकार द्वारा जो एक तरह से पैकेज प्रोग्राम था, जिसमें सरकार ने किसानों को बहुत सारे जो है फायदे एक साथ दिए और उससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो हम इनको क्रमवार आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो किसानों को उपलब्ध करवाया गया वो था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYVs, यानी कि उन्नत बीज। ये जो बीज थे परंपरागत बीजों से भिन्न थे। इसमें जो उत्पादन था वह परंपरागत बीजों की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। तो इस कारण से जो हमारे खाद्यान्न हैं उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। यह कार्य किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और जो अन्य एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनके द्वारा मिलके, और उन्होंने इन उन्नत बीजों को तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाया गया और उसके बाद किसानों ने इनको अपने खेतों में बीजा, और जिससे कुल हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था वो 1960 के दशक के बाद एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये जो हरित क्रांति है, ये एक तरह की पैकेज टेक्नोलॉजी का परिणाम है। पैकेज टेक्नोलॉजी से अभिप्राय है कि उस समय पे सरकार ने किसानों को एक या दो चीजें प्रोवाइड नहीं की, बल्कि कृषि के लिए या अधिक उत्पादन के लिए एक पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड किया गया, जिसमें उनको सभी प्रकार की सहायता दी गई। तो इसमें सबसे पहली थी हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स की। दूसरी इसमें जो सरकार द्वारा मदद की गई वो की गई केमिकल फर्टिलाइजर्स की। ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऐसी हैं कि जिनको यदि केमिकल फर्टिलाइजर का साथ मिल जाए तो वो उत्पादन बहुत ही ज्यादा देती है। तो इस कारण से सरकार ने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया या फिर NPK फर्टिलाइजर्स, इनका उत्पादन बढ़ाया, या फिर बहुत सारा जो है फर्टिलाइजर आयात करके भी किसानों को उपलब्ध करवाया गया। किसानों को जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनकी सही मात्रा, सही समय, किस फसल में कितना उपयोग हो, ये सारा जो है वो ज्ञान उनको पहले उपलब्ध करवाया गया। उसके पश्चात किसानों को जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाए गए। तो ये दो बातें हमने डिस्कस की कि पेस्टिसाइड और हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसके बाद आता है ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, ये ऐसी हैं कि इनको जो है इरिगेशन की ज्यादा आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा है। इनको समय समय पर पानी चाहिए। यदि इनको पानी नहीं मिलेगा तो परंपरागत बीजों की तुलना में ये जल्दी जो है खराब हो जाते हैं या फिर कम उत्पादन, बहुत ही कम उत्पादन देते हैं। तो इस कारण से सरकार ने नहरों के द्वारा,
ट्यूबवेल, तालाब या अन्य जो भी हमारे साधन थे उनके द्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। तो इससे हमारा जो कुल सिंचित क्षेत्र था वो बढ़ गया और सिंचाई का एक तरह से प्रसार हो गया। सिंचाई के प्रसार से हाई यील्डिंग वैरायटीज का उत्पादन बढ़ा और जो परंपरागत जो बीज थे उनका उत्पादन भी बढ़ गया। इसी कड़ी में अगला जो पैकेज टेक्नोलॉजी में अगला जो इनपुट प्रोवाइड किया गया वो है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में सरकार ने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स किसानों को प्रोवाइड करवाए गए और उनके किस फसल में कितना प्रयोग हो, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, कैसे उसका हैंडलिंग होनी चाहिए, कैसे उसका प्रयोग होना चाहिए, ये सारी बातें किसानों को प्रोवाइड करवाई गई। और सरकार ने जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन सभी पर सब्सिडी के द्वारा या अन्य प्रोत्साहन देकर और बहुत सारी स्कीम्स चलाकर इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयोग को बढ़ावा दिया ताकि किसान जो है उनको समझें और उपयोग करें और अपना जो खेत है उसका उत्पादन बढ़ाएं। इसी में जो सरकार ने नेक्स्ट स्टेप किया वो किया मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी जो है, आधुनिक कृषि यंत्र, उनके प्रयोग को बढ़ावा दिया। जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने नए नए कृषि यंत्रों का ये समझो कि उनको खोजा और किसानों के लिए उनका उपयोग ढूंढा और उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो है मार्केट के द्वारा किया गया और किसानों ने फिर इसको जो है इस्तेमाल किया। इससे किसान का समय भी बच गया और किसान जो है एक छोटे खेत की बजाय अब बड़े खेत को उतनी ही मेहनत से बल्कि उससे कम मेहनत से जो है उससे ज्यादा उत्पादन कर सकता था। इसी जो सेलिएंट फीचर्स हैं इसी में आगे आता है कि जो मृदा है वो भी एक प्रमुख तत्व है। बीज हो गया, पानी हो गया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और उर्वरक हो गई। तो इसके अलावा जो प्रमुख चीज बचती है वो है मृदा। जो भारत की जो मृदा है अलग अलग प्रदेशों में वो बहुत ही अलग अलग तरह की है। इसमें बहुत अच्छी मृदा भी कहीं पर है, कहीं पर लो क्वालिटी की भी है। तो सरकार ने सॉइल टेस्टिंग और कंजर्वेशन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके किसानों को टेस्टिंग लैब टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई और इससे किसान जो है अपनी मृदा का परीक्षण करवा सकते थे और ये जान सकते थे यह किस फसल के लिए उपयोगी है, किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है, कौन से तत्व की इसमें कमी है और कौन से तत्व की अधिकता है, अर्थात इसको कौन सा इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर या कौन सा जो मिनरल है उसको डालने की इसमें आवश्यकता है और किस मिनरल की अधिकता है, पानी की इसमें कितनी आवश्यकता है, कौन सी फसल इसके लिए उपयुक्त रहेगी। ये सारी जानकारियां किसानों को सोइल टेस्टिंग के द्वारा उपलब्ध कराई गई। उससे नेक्स्ट बात आती है सॉइल कंजर्वेशन की। बहुत सारी जो मृदा ऐसी है, कहीं पर मान लिया वो जल भराव की स्थिति में है, कहीं पर जो जमीन है वहां वो बहुत ही ड्राई है। तो इन सारी समस्याओं को सोल्व करते हुए और मृदा के संरक्षण पर जोर दिया गया और किसानों को मृदा संरक्षण के बहुत सारे तरीके बताए गए। इसमें बहुत सारी कृषि विधियां बताई गई, जैसे क्रॉप रोटेशन है वो इनमें से एक थी। किसानों को बताया गया कि फसल को यदि आप एक ही खेत में
लगातार एक फसल ना बो के फसलों का हेरफेर यदि आप करोगे, फसल चक्र के अनुसार उनको बोओगे, क्रॉप्स को रोटेट करोगे, तो आपको जो उत्पादन है वो अधिक मिलेगा। किसानों ने इस सारे ज्ञान को इस्तेमाल किया और अपने जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया। दूसरी चीज, जैसे भारत का बहुत सा भाग ऐसा है जहां पर जो मृदा है वो शुष्क है, तो वहां पर यदि क्योंकि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर यदि हम शुष्क कृषि प्रणाली यदि इस्तेमाल करें तो वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रदेश में बहुत सी मिट्टी शुष्क है, अर्ध शुष्क या शुष्क है, तो वहां पर यदि हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फॉलो करेंगे तो जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा पाएंगे और सॉइल कंजर्वेशन भी हम कर पाएंगे। इसी में नेक्स्ट स्टेप था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से अर्थ है कि जो गांव में विद्युत जो है उसका ज्यादा से ज्यादा समय तक और ज्यादा से ज्यादा घरों तक और ज्यादा से ज्यादा खेतों तक उसका प्रसार किया जाए। सरकार ने इस तरफ भी बहुत सारे कदम उठाए और उसका फायदा जो फसल उत्पादन है उसको मिला और फसल उत्पादन जो है वो ज्यादा हो गया। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ी जो चेंज किया वो था क्रेडिट फैसिलिटीज को बढ़ाना, ऋण सुविधाओं में बढ़ोतरी। सरकार ने क्या किया कि जो पहले जो ऋण सुविधा थी वो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं थी, तो सरकार ने उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किसानों तक पहुंचाया। यानी कि बहुत सारी सहकारी समितियां बनाई गई, छोटे छोटे किसानों को ऋण देने वाले बैंकों की अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई। ये सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो ग्रामीण किसानों को उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो इसकी आवश्यकता क्यों थी? इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इस पैकेज टेक्नोलॉजी में या हरित क्रांति में जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की थी, जो जो इनपुट सरकार ने प्रोवाइड करवाए थे, वो सारे कैपिटल इंटेंसिव थे। उनमें धन की आवश्यकता अधिक थी, तो इसलिए किसान को अधिक उत्पादन तो मिलता था लेकिन उसका जो धन का खर्च था वो भी अधिक था। तो इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने उनको ऋण सुविधाओं में बढ़ोतरी की ताकि वो इन सब चीजों को, फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को उचित मात्रा में खरीद पाए। हाई यील्डिंग वैरायटीज वो भी अन्य बीजों की तुलना में महंगी थी, तो उनको खरीद पाए और इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि मल्टीपल क्रॉपिंग पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। मल्टीपल क्रॉपिंग का अर्थ है कि एक खेत में एक समय पर एक फसल ली जाए, दूसरे सीजन में उसी खेत में जो है दूसरी फसल ली जाए, यदि संभव हो तो किसी तीसरे सीजन में उस खेत में तीसरी फसल भी ली जाए। अर्थात केवल एक फसल, साल में केवल एक फसल लेने की बजाय एक से अधिक फसलें उस खेत में ले जाएं ताकि कुल उत्पादन हमारा बढ़ जाए। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती। इसके बाद ये जो कुल उत्पादन होता है, इसके मार्केटिंग फैसिलिटीज जो थी वो हमारी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो सरकार ने उस दिशा में भी कदम उठाए, उस दिशा में भी जो है किसानों को मदद की। तो बिक्री संबंधी सुविधाएं जो हैं उसका भी विस्तार किया गया।
यानी कि जो मंडी है, गोदाम है, शीत भंडारण है, इन सभी का विस्तार किया गया और इन सभी में सरकार के द्वारा बहुत सा पैसा खर्च किया गया ताकि जो फार्म प्रोड्यूस है, जो खाद्यान्न है, वो हमारे वेस्ट ना हो और किसान को जो है अपनी फसल बेचने के लिए बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। और इसके अलावा सरकार ने जो हमारी किसान की उपज थी उनको समर्थन मूल्य दिया गया और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने भंडारण या वितरण जो है उसके बहुत सारे जो नए नए तरीके खोजे और किसानों को इसका फायदा हुआ। तो इस तरह से ये सारे जो बिंदु हैं इनको मिला करके जो किसानों का उत्पादन था, कृषि का उत्पादन था, वो बहुत ही बढ़ गया। इनको यदि हम एक बार फिर से देखें तो क्या क्या इसमें पैकेज टेक्नोलॉजी में क्या क्या बिंदु थे। सबसे पहला था यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, use of high yielding varieties, use of chemical fertilizer, pesticides, extension in irrigation, marketing facilities, rural electrification, soil testing and soil conservation, marketing and credit facilities। तो ये सारे जो फीचर्स कहें इनसे मिलके हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बना। इससे 60 के दशक में, 70 के दशक में उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और जो हमारी भुखमरी की या फूड ग्रेन इंपोर्ट की समस्या थी उससे हमें निजात मिली और इससे जो कृषि है उसके ऊपर से एक तरह से या सरकार आप कहें उस टाइम पर जो थी उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हट गया। इससे कृषि में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुआ और जो कृषि से जो फायदा हुआ किसानों ने फिर से उसको कृषि में ही लगाया। तो इससे कृषि जो है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और किसान जो है वो उन्नत किसान बन गए। तो इस तरह से इसलिए हम इसको हरित क्रांति बोलते हैं कि इसने किसान की पूरी तरह से किसान खासकर उन किसानों की जो खाद्यान्न का उत्पादन करते थे उनका पूरी तरह से एक मेक ओवर कर दिया और उसको एक मॉडर्न किसान के रूप में बना दिया जो हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करता हो, जो कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर करता हो और जिसका जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इन सब फीचर्स ने मिलके जो है 1960 के दशक में जो हरित क्रांति है उसको बनाया।